हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। 2023 की जो बाकी के क्वेश्चंस थे उसको आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। 2023 में आपने जो लास्ट के वीडियोस देखे हैं या 2022, 24, 25 सबके सॉल्यूशंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको कंप्लीट जरूर करिएगा। हम लोग शुरू करेंगे आज ऑल इंडिया जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरे अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक यानी AIFB के संस्थापक एवं अध्यक्ष कौन थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने शुरू किया था। इसके बारे में डिटेल हमने आंसर यहाँ दिया हुआ है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। एंड सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितना ज़्यादा आप पढ़ के रहोगे, क्योंकि आपके सिलेबस में है, एसर्सन रीजन में भी ये आ सकता है और आ सकता है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चन बोला था कि उस साल रिसर्च के कुछ क्वेश्चन डाल दिए गए थे। आप समझिएगा इसको ऐसे कि रिसर्च के वो क्वेश्चन उसी साल डाले गए थे, उसके बाद इधर उधर नहीं डाले गए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन रिसर्च के हैं और कौन से क्वेश्चन आप नहीं। मान लो रिसर्च का क्वेश्चन गलती से उसने डाल दिया था, NDA को बड़ी हंगामा हुआ, तो वो चीज़ अब रिपीट करके नहीं पूछेगा। कुछ बच्चे परेशान है कि सर वो भी पढ़ा दो। अरे क्यों पढ़ा दो, वेरिएंस, ये स्टैंडर्ड मेडिएट, ये सब आप जाओगे जब आगे तो पढ़ोगे। विथ रिगार्ड टू सालिएंट फीचर्स ऑफ लोकायुक्त एंड लोकायुक्त एक्ट, ये वीडियो का लिंक हमने आपको दे दिया था। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में आया था, आपको याद है, अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा एजिटेशन किया था और उसके बाद ये एक्ट आया। हालांकि अभी की जो सरकारें हैं वो ये एक्ट भले ही है, लेकिन इस एक्ट को 100% काम करने की न छूट पहले थी ना अभी है। मतलब ये एक्ट है लेकिन ये किसी काम का नहीं लगता है मुझे। करप्शन एकदम चरम पे है, ऑन द पीक पॉइंट। लोकपाल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड मैक्सिमम ऑफ 8%, ऑफ विच 50% शैल बी जुडिशियल मेंबर। हिंदी में भी होगा, आई थिंक हिंदी वाले बच्चे होंगे। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन के आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, 80% जो मेंबर्स होंगे वो SC ST OBC कम्युनिटी से आएंगे। इट सीक्स टू एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकपाल, सेंटर लोकायुक्त एट स्टेट लेवल। बिल्कुल सही है, सेंटर में लोकपाल बनाना था और स्टेट में लोकायुक्त बनाना था। ठीक है, जो भी प्रोविजन है 4 नंबर भी आपको यहाँ दिख रहा है। अब थोड़ा करेक्ट एक्सप्लेनेशन समझते हैं। देखो, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में। 2013 का ये एक्ट है, यानी 2013 में 50% इसके मेंबर जो होंगे वो SC ST OBC माइनॉरिटी वीमेन ये सब होंगे। समझ लीजिए इसको। ये एक्ट 80% रिजर्वेशन की बात नहीं करता है, सिर्फ 50%। तो 80% रिजर्वेशन अगर कहा तो बेवकूफ़ी है। ऐसे भी आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है जो अटपटा सा लगे, जैसे 80% रिजर्वेशन पॉसिबल नहीं है अभी तक। तो ये ऐसा रहेगा। लोकपाल एंड लोकायुक्ता के अनुसार कुल सदस्यों में से 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक महिलाओं में से होंगे। 80% का कोई प्रावधान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ये चैप्टर हमने आपको पढ़ा दिया है, आपने ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि ये है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। 54 हमने देख लिया है। अब हम लोग देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। द कंपोनेंट्स ऑफ ट्राइएचिक या ट्राइएकिक थियरी ऑफ इंटेलिजेंस वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइएकिक थ्योरी है, जिसपे बेस्ड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया है। अगर आपने PYQ बेस्ड प्रैक्टिस जो चैप्टर्स हैं या प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं अगर नहीं किए हैं तो आप ये गड़बड़ घोटाला कर रहे हो, ये याद रखिएगा। कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, अब बॉडी इंटेलिजेंस, सोशियो इमोशनल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। अब यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कंपोनेंट होगा कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल, और ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है, अभी रिसेंट में ही पढ़ाया हुआ है। साइकोलॉजी की बहुत अच्छी क्लास है, उसको मैं पिन कर दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। राइट आंसर इसमें है इसका कॉम्पोनेंशियल। अब इसमें बहुत सारे और डिवीजन होते हैं। कॉम्पोनेंशियल क्या होगा, एनालिटिकल होता है। एक्सपीरियंशियल क्रिएटिव और कॉन्टेक्चुअल प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होता है। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ बुक्स हैं उनके राइटर्स से मैच करवाना है। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे, होमो हायरार्कियस, द कास्ट सिस्टम एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, ये सब इस तरीके के क्वेश्चंस हैं और उसके आंसर है। अब इसके राइट आंसर ही आप सीधे देख लो। बुक्स एंड ऑथर बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। बुक्स एंड ऑथर देखो, बुक्स एंड ऑथर सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी सबके मिक्स पूछे जाएंगे। अब उस समय आप क्या करोगे, इसमें अगर आपको एक भी पता होता है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, तो ये दुर्खिम का है, तो आप उसे मैच कर पाते।
अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर मान लो आपने 3 का मैच करवाया सी से, तो आप देखोगे यहाँ 3 का सी किस में है, C3 3 जगह पे दे दिया है, तब आपको दूसरी की जरूरत पड़ने वाली है। खैर हम आते हैं इस पे। अब ये चैप्टर बहुत लेंदी है, ये ध्यान रखिएगा, ये चैप्टर इतना बड़ा है और इतना परेशान करेगा आपको, इसलिए अच्छा होता है जब आप इसे क्या करो, इजी वे में पढ़ के जितना भी हो सके पढ़ो। आया तो आएगा, एक दो से सारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज होमो हायरार्कियस लुइस डिमॉन्ट का है। इंटरोगेटिंग कास्ट दीपंकर गुप्ता का है। कास्ट्स ऑफ माइंड निकोलस डक्स का है। अब देखो यहाँ पे इमाइल दुर्खिम की जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पढ़ते हो, ये यहाँ पे मिलेगा। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी वाज सेटअप। अब देखो जो बच्चे पॉलिटी को इग्नोर कर रहे हैं, पॉलिटी के कुछ चैप्टर हैं, मैंने आपको बताया है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल एनालिसिस, जो भी बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कंप्लीट करना है। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी जो है ये बनाई गई थी आपके फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में बनाई गई थी, इमरजेंसी के टाइम में। ये इसका काम था कि भाई फंडामेंटल राइट्स तो हमने दे रखा है, लेकिन इन सिटीजन्स को कोई ड्यूटीज याद नहीं है, तो इनको ड्यूटीज याद नहीं कराने से ये ज़्यादा फ्रीडम की डिमांड कर रहे हैं, तो ड्यूटीज लाई गई थी। बेसिकली रसिया से फॉलो किया गया था ये। बेस्ड ऑन इट्स रिकमेंडेशन फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 11 रिकमेंडेशन इन्होंने कहा था, जिसमें से 10 रिकमेंडेशन माने गए, और बाद में फिर आप तो जानते ही हो फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी करंट में हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बताइएगा। एक तो मैं क्वेश्चन देख के दंग रह गया था, डीपीएसपी में कितने आर्टिकल्स हैं टोटल। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में, हिंदी वाले हो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मुझे बड़ा मजा आया, इसी सोशल वर्क के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो 1976 में आपातकाल के दौरान स्वर्ण सिंह कमेटी ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा। 42वें संविधान संशोधन में ये किया गया। In psychology, the thought that when others are present, one person alone cannot be held responsible for doing or not doing something. Others are also responsible. अब देखो ये पिछले बार भी पूछा गया था। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको कहते हैं। जैसे मान लो एक जगह 10 लोग खड़े हैं, वहीं से एक रोड गुजरती है, वहाँ पे कोई ऐसी वारदात हो जाती है, सपोज दैट किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का मतलब किसी लड़के और लड़की ने किस कर लिया उसने उसको, ठीक है, और वो उसको एंटी सोशल लग रहा है, या उसने कुछ एंटी सोशल काम ही कर दिया, तो 10 लोग हैं और 10 लोग वे सोच रहे हैं कि हम अकेले इस जो यहाँ कांड हुआ है उसके हम अकेले देखने वाले नहीं हैं, अकेले जिम्मेदार नहीं है, वहाँ मर्डर हो गया किसी का, कुछ भी हो सकता है, सभी लोग जिम्मेदार हैं। इसको बाई स्टैंडर्ड इफेक्ट करते हैं, देखेंगे सब लेकिन करेगा कुछ नहीं, हेल्प वहाँ रोकने की कोशिश नहीं करेगा। वो सब लोग ये सोचते हैं कि अच्छा हम थोड़ी अकेले देख रहे हैं, ये भी तो देख रहे हैं, ये जाके रोक दे उसको, वो जाके रोक दे, वो रोक दे, कोई क्यों नहीं रोक रहा है तो हम क्यों रोकें। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफ्यूज कर रहा है अलग अलग लोगों पे। डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी occurs when individuals feel less personally accountable for an action when others are present. It is closely related to bystander effect. मैंने bystander effect बोला था, bystander मतलब मूक दर्शक बनना, दर्शक बन के देख रहे हैं। चलिए कुछ एक्ट्स हैं, एक्ट्स वाली वीडियो आई थिंक आपने फॉलो की होगी। अगर आपको थोड़ी भी सिंसियरिटी है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, आपको लगता है कि आपने पढ़ाई की है, मतलब कुछ चीज़ें छूट रही हैं, पढ़ रहे हो, तो बेसिकली जो एक्ट वाली वीडियो या जो भी चीज़ें हैं उसको कर लीजिएगा। सबसे बेहतरीन होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ें, जैसे देखो मैंने मॉक टेस्ट पूरी प्रैक्टिस सीट बनाई हुई है, वो आपके लिए है। पूरी प्रैक्टिस सीट में 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। रोज़ अगर एक यूनिट भी कवर करते हो, 9 दिनों में आपका पूरा का पूरा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा एक टाइम में। आपको ये ध्यान रखना होगा। ये पूरी चीज़ें बहुत सस्ती में 299 में ये ई बुक, PYQ सॉल्यूशंस, हिंदी इंग्लिश ई बुक और जो प्रैक्टिस सीट है 2500 क्वेश्चन का, वो सब मिलेगा आपको। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो अभी के टाइम में 499 में मिल जाएगा आपको। कूपन अप्लाई कर लीजिए, डेफिनेटली मिल जाएगा।
और ये पूरी कोर्स चाहिए। कोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लास्ट के दिनों में अगर आप छोटे बड़े मिला करके 100 वीडियो कर लेते हो, देख लेते हो, तो मैं ये गारंटी देता हूँ, हाँ ध्यान से देखना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करना होगा अपने आप को, तो आपको कंप्लीट ये 1300-1400 रुपये में अभी मिल जाएगा। ये अभी की बात मैं कर रहा हूँ, इन द सेंस एग्ज़ाम से पहले। एग्ज़ाम फिर से नए सेशन वाले बच्चे होंगे, उनको 6-7 हज़ार रुपये में पूरी कोर्स मिलेगी, लेकिन ये क्रैश कोर्स है, आपको इसमें सारी चीज़ें अभी के प्राइस में मिल जाएंगी 1300-1400 में। जिनको भी चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो ले लो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस के लिए भी टाइम छूटा जा रहा है, आपको रीडिंग मटेरियल नहीं है तो छूटा जा रहा है, बाद में ये 1500-2000 रुपये का फॉर्म भरना बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। आपके ऊपर है, इट चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। मेरा काम है मार्गदर्शन करना। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे एक्ट यहाँ मैच करवाने हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है भाई क्वेश्चन, तो चलो मैच करवाते हैं। आपको याद रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट कब आया था, तो ये आया था 1951-53। अच्छा, अभी हमने सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ाया है आपको, सिटीजनशिप, अच्छा पेड वालों को पढ़ाया, शायद आपको नहीं पढ़ाया। अगर आपको भी वो वीडियो चाहिए सिटीजनशिप वाली तो प्लीज़ हमें बताइएगा, वो चैप्टर हम पढ़ा देंगे, ठीक है। कब आया था सिटीजनशिप भाई, 1955 में, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें, बात किसको नागरिकता देंगे किसको नहीं देंगे, ये सब चीज़ें यहाँ बात की गई थी। सिटीजनशिप एक्ट भारतीय संसद द्वारा 1955 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। ये थोड़ा मुझे अटपटा लगा क्योंकि इस टाइम पे ये क्वेश्चन बहुत अजीब है, 20 साल पुराना ये पॉलिसी है, तो इसके एक्सप्लेनेशन समझ लो। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 का एम था इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को, IMR को 30 से नीचे लाना, और दूसरा जो था 1 लाख लाइव बर्थ पे मैटरनल, उसका भी एक रेट था, उसको भी नीचे लाना। और मैं हेल्थ में केयर में काम करता था, केयर इंडिया, तो इसका मेन फोकस यही दो एजेंडा था एनजीओ का, ठीक है। इंटरनेशनल एनजीओ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बना था। आप लोग भी कल को काम करोगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द मिशन इन द ईयर 2015 to 2016 with an aim to ensure water security through per capita availability of water in the country. This mission is known as जल संरक्षण अभियान। ये 2015-16 में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कराने के लिए जल क्रांति अभियान लाया गया था, 2015 में अभियान है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज फाउंडेड बाई स्वामी विवेकानंद, तो आपको तो मालूम होगा। कौन सा मठ, रामकृष्ण मठ इन्होंने बनाया था 1897 में। 1893 इनके लिए स्पीच है शिकागो में, और 1893 में इन्होंने ये मठ बनाया। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द डाटा। अब ये देखो आप, ये डाटा मैं फिर बोलूँ, ये यूजीसी नेट का है, यानी अभी आप ये एंट्रेंस दोगे फिर इसके बाद यूजीसी नेट के लिए पढ़ोगे, उसकी भी मेरी क्लासेस और मेरी फ्री वीडियो लेक्चर्स दोनों हैं, ठीक है। तो ये आपको काम का है ही नहीं, तो इसको छोड़ दो, गलती से उन्होंने दे दिया था। प्राइमरी सेकेंडरी डेटा क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। DS कर्वे के बारे में क्वेश्चन है जो आपके सिलेबस में। वाज अ सोशल रिफॉर्मर इन द फील्ड्स ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, थ्रू आउट हिज लाइफ ही प्रमोटेड विडोज एजुकेशन। बिल्कुल, यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सही हैं, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये ध्यान रखना है। DS कर्वे के बारे में, इन्होंने SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी, सबसे पहले फर्स्ट वीमेंस की यूनिवर्सिटी इंडिया में बनवाई, ये बहुत बड़ी बात है। महर्षि कर्वे इन्हें कहते हैं। प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर हैं जो एक्सक्लूसिवली अपने कॉज के लिए जाने जाते हैं। और देखो इस दुनिया में जिसने दूसरे के लिए काम किया, समझो वही जिया। अपने लिए तो कुत्ता भी काम करता है, सीधी सीधी सी हिसाब है। हाँ, स्ट्रगल है, ये है वो है, सब चीज़ें हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। सोशल इनइक्वालिटी डिनोट्स सम पीपल हैविंग ग्रेटर शेयर ऑफ सोसाइटल रिसोर्सेज सच एज इकोनॉमिक, कल्चरल एंड सोशल कैपिटल। सोशल इनइक्वालिटी का यही तो मतलब है कि उनमें सोसाइटी के प्रिविलेजेस ज़्यादा हैं उनके पास। और रीजन है दलित इज लाइकली टू ए विक्टिम ऑफ स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, बिल्कुल ये सही है। दलित एक स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी, स्ट्रक्चरल मतलब इस तरीके से व्यवस्था बनाई गई है, हैविंग लिमिटेड और नो एक्सेस टू सोसाइटल रिसोर्सेज,
which remains deprived and marginalized, ये सब यहाँ पे होगा। चलिए ए एंड आर का आपको पता है ये दोनों चीज़ें सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है, राइट। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद फंडामेंटल राइट्स 12 से 25। देखो ये कितना बारीक क्वेश्चन और कितना एक तरीके से हम पूछे तो कितनी मतलब कोर ग्रुप के क्वेश्चन है। 12 से 35 तक ये आया है 3 नंबर राइट आंसर। वो अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत बार मैंने बताया, ये चैप्टर अलग से पढ़ाया है। 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ये ब्रह्म समाज फाउंड किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसेबल। नॉन जस्टिसेबल इसमें से कौन होता है? अगेन पॉलिटी के क्वेश्चन। पॉलिटी अगर स्किप कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। पॉलिटी हमारे पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाइए, सारे चैप्टर्स लाइन से पढ़ाए हुए हैं, एकदम लाइन बाय लाइन आपको मिल जाएगा सारा पॉलिटी में। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज डीपीएसपी, तो डीपीएसपी एंड क्या आपको कुछ लोग 2 और 3 दोनों मार रहे हैं? 2 और 3 दोनों होगा, ठीक है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हालांकि 2 उस हद तक नहीं होगा लेकिन 3 तो पक्का होएगा, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो होते हैं यहाँ पे जस्टिसेबल का मतलब है कि अगर कोई मान लेते हैं कोई फंडामेंटल ड्यूटी है उसको नहीं वो फॉलो अप कर रहा है तो उसके लिए कोर्ट जाना ना जाना बराबर है। चलो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो गया, आईवीए फंडामेंटल ड्यूटी, आईवीए नॉन जस्टिसेबल है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन कॉटन एंड सिल्क फैब्रिक्स विच मैड वर्ल्ड वाइड रेप्यूटेशन। फॉर दिस कंपनी मेड यूज ऑफ एजेंट्स कॉल्ड, अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, इसका नाम था गुमास्तस, गुमास्ता कहते थे। ई एजेंट से खरीदता था और बेचता था, इसका यही काम था। वो वीवर्स को कलेक्ट करता था सामान, बेच देता था उसको। विथ रिगार्ड टू अरुणा राय, अरुणा राय के बारे में यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है किस तरीके से क्या है इसको एक बार पढ़िएगा, आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी। अरुणा राय को फाउंडेड द मजदूर किसान शक्ति संगठन, बिल्कुल सही है। शी वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम बंगाल, बिल्कुल ये एक मेंबर थे। शी रिसीव्ड द रेमन मैग्सेसे अवार्ड इन 2000, बिल्कुल सही है। शी रोड द ऑटोबायोग्राफी आई डेयर, ये भी सही है। तो अब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिल गया, आई डेयर किसने लिखा? किसने लिखा भाई? आई डेयर। The RTI story, Power to People, was not authored solely by her in the manner stated. Not correct as per option context. चलो ये तो हो गया। कौन सी सही है कौन गलत है वो आपको अगर पता होगा तो आप कर लोगे। तो राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन इज रिलेटेड टू 21B, 21A, 30A, 31A, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, अब इसमें तो मुझे नहीं बताना भाई 21A है, पूरा डिटेल मैंने पढ़ाया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया, उसको कब लीगली इन्फोर्स किया गया, ये सब आपको ये पता होना चाहिए। आर्टिकल 21A वाज इंसर्टेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 years. To ensure welfare of workers in unorganized sector, the Ministry of Labour and Employment enacted Unorganized वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट। ये कौन से तारीख पे आया? तो ये 2008 में आया, ठीक है। 2008 में ये एक्ट्स आए हैं। ठीक है, अगला है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008 में, फिर अभी भी आया था एक एक्ट, आपको मालूम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? इथिक्स इन साइकोथेरेपी में इथिक्स पूछ रहा है। अब बताओ ये इथिक्स जो है साइकोथेरेपी या सोशल वर्क में, ये यूजीसी नेट के सिलेबस में है। यूनिट 2 में आपको ये सिलेबस मिलेगा। 1-2 में ये सब चीज़ें पढ़नी है, इथिक्स क्या है। अब इसका क्यों है तो नॉर्मली पढ़ोगे। इंटीग्रिटी ऑफ प्रैक्टिशनर्स क्लाइंट रिलेशनशिप इट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही है। सीकिंग वैलिडेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू रिजॉल्व थेरेपिस्ट ओन इनर इशू इज अप्रोप्रिएट,
वैलिडेशन फ्रॉम क्लाइंट, अब समझो तुम इस ये क्या कह रहा है कि आप कोई चीज़ सही है गलत है उसका वैलिडेशन अगर क्लाइंट्स को देना हो, थेरेपिस्ट को इनर इशू खत्म करने के लिए, तो क्या ये ठीक है? बताइए। तो सिर्फ ए एंड डी यहाँ सही होगा। क्यों होगा गलत? क्योंकि उसके इनर इशू को सॉल्व करने के लिए थोड़ी गया है। कॉन्फिडेंशियलिटी मे बी बेस्ड अंडर स्पेसिफिक लीगल और एथिकल एक्सपेक्टेशन, रिस्क ऑफ हार्म नॉट मेरली बिकॉज द क्लाइंट इज माइनर और टर्मिनली इल, ये भी गलत है। और रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी, सोशल वर्क पूरा इस पे सोशल जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी पे ही टिका हुआ है। विथ रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर, ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर करो। ये वीवीआई है, बार बार रिपीट करके आ रहा है, आपको करना है। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल मीनिंग दे कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। करेक्ट फीचर बताइए। क्या है क्वेश्चन? दिख गया आपको? यहाँ कुछ स्टेटमेंट भी है। निर्धन गरीबों, पॉवर्टी को रिलेटेड इट इज नॉट इंडिविजुअल बिलीफ, ये भी आप कर सकते हो क्वेश्चन। इसमें देखो एक चीज़ याद रखिएगा, रीडिंग बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसको रीड करना पड़ेगा आपको। करिए आराम से इसका आंसर, मैंने नीचे तो दे ही दिया है। फिर से स्टेटमेंट आया, विक्टिम ब्लेमिंग व्यू एंड इज नॉट एक्सेप्टेड एज वैलिड सोशियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉवर्टी। कॉन्सेप्ट ऑफ द कल्चर ऑफ पॉवर्टी एसोसिएटेड विद ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस का ये कॉन्सेप्ट है क्या? तो स्टेटमेंट 1 फाल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। ऑस्कर लेविस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था विच एक्सप्लेन्स पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ लर्नड वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम। ठीक है। Who among the following was political mentor गुरु ऑफ महात्मा गांधी? तो आपको जानते हो गुरु इसके इनके थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनके गुरु थे महादेव गोविंद रानडे, उनके गुरु थे केशव चंद्र सेन। ठीक है। Which of the following mission has been recently initiated by Ministry of Women and Child Development for rehabilitation of children in difficult circumstances including orphan? ये क्वेश्चन ना ये भी यूजीसी नेट में भी पूछा गया है। उस साल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन एलिमिनेट किए थे जो नेट में पूछा जा रहा है। मिशन शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखो इसमें जो डिस्टिट्यूट महिलाएं हैं उनके लिए मिशन वात्सल्य लाया गया था, जिनको सेफ रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांस, जो बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं उनको गोद लेने की सुविधा यहाँ पे थी। फिर से अगला है सोशल एक्टिविस्ट मेधा पटकारी जो एसोसिएटेड विद नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिल्कुल सही है। और स्टेटमेंट 2 है शी ऑल्सो लीड द मूवमेंट ऑफ घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन 2004-5। क्या ये दोनों सही है? तो ये दोनों, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन यहाँ देख लो, ये दोनों के दोनों सही हैं। अब अगर इसके बारे में फिर से आपके, चूँकि PYQ से रिपीट होते हैं, तो कुछ भोले भाले बच्चे हैं जिनको स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है अरे PYQ तो बेवकूफ़ी है क्यों पढ़ने जाए, उनको ये काम आएगा। ठीक है, ये रिवीजन में आएगा। Who among the following gave the slogan इत्तेहाद इदमाद कुर्बानी? ये हालांकि मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये। इतना डिटेल यहाँ पूछ रहा है, यही बड़ी बात है। इसने इत्तेहाद इमदाद, एक बार देख लो, इत्तेहाद इत्माद कुर्बानी, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। इंडियन नेशनल आर्मी के ये लीडर थे। Who among the following gave the slogan इत्तेहाद, अच्छा ये रिपीट कर दिया, ठीक है। A non-market exchange of product, goods and services, North Indian village without the use of money, इसी को तो कहते थे ना जो हाट बाजार सिस्टम, जजमानी सिस्टम इसको कहते थे, सॉरी जजमानी व्यवस्था, जिसमें बिना पैसे के आप ये सब चीज़ें होता था। Regarding which of the following did Justice Gajendra Gadkar state as a very foundation cornerstone of democratic way of life asserted in the Constitution of India? The active principle of state protection of SC/ST, क्या था ये था फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया था, कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। Who among the following gave the constitutional status to पंचायती राज? पंचायती राज को कंस्टिट्यूशनल स्टेटस, ये हमने पंचायती राज को पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको, पेड और फ्री में दोनों में। प्लीज़ फॉलो दिस। और ये 73 अमेंडमेंट एक्ट है, इसके बारे में डिटेल यहाँ है, आप पढ़ सकते हो। अगला है
सेल्फ के रिगार्डिंग सेल्फ कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। लर्निंग टू डिले और डेफर द ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड्स, इसको मैच कर सकते हो अब। आत्म नियमन सब चीज़ें हैं, ये मैंने पढ़ाया हुआ है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। 2 का 3, बी का A, सी का 2 पढ़ लीजिएगा। सेल्फ रेगुलेशन का यहाँ पूरा मतलब दिया हुआ है। अमंग द फॉलोइंग रिटन द वन भारतम भारत। भारतम भारत किसने लिखा था? तो ये स्वामी विवेकानंद की बुक है वर्तमान भारत। हालांकि यहाँ लिख रहा था भारतम, अच्छा सॉरी वर्तमान भारत, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और SDI, इसके नोट्स मैंने शेयर कर दिए हुए हैं, इसको ध्यान रख के आपको कोई भी चीज़ें करनी है। मानव विकास सूचकांक, तो ये ओवरऑल विकास का जो फोकस है उसको करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट हेल्थ एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग पे फोकस करता है। अभी रट लीजिए इस पे, 3 ही चीज़ों पे अलग अलग साल के जो डेटा हैं, यानी हमारा ह्यूमन SDI इंडेक्स कितना है वो देखना है आपको। हैप्पीनेस इज मेजर सेपरेटली अंडर इंडिसेस लाइक वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, नॉट SDI। वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट का है, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो ये है उत्तर प्रदेश। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश, नोएडा में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल लेबर कॉलेज हो गया। अब एक व्यक्ति अकेले काम करने की अपेक्षा समूह में काम करने समय कम परिश्रम करते हैं। अब यह घटना को क्या कहते हैं? सोशल लोफिंग। सबके साथ रहेगा तो कम काम करेगा। महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट यानी मनरेगा कब चालू किया गया? इट वॉज इनैक्टेड इन 2004। It provides guaranteed employment to take care of right to work. It assured at least 100 days of employment every year at a minimum wage. मनरेगा की ये सब चीज़ें हैं। 100 दिनों का रोजगार सुनिश्चित करना है प्रत्येक ग्रामीण परिवार को, ये एक सदस्य को ये सक्षम करता है। BCDE इज द राइट आंसर। सब सही गलत यहाँ मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए रामसर कन्वेंशन है वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए। ये रामसर ईरान का एक शहर है। नेट माइग्रेशन, मैथमेटिकल डिफिनेशन, माइग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी रिसेंट में मैंने इसके भी नोट्स शेयर किए हैं। वैसे आप 11th 12th NCERT पढ़ोगे तो ये सब चैप्टर्स ऑटोमेटिकली आपको कवर हो जाएंगे। नेट माइग्रेशन मतलब इमिग्रेशन हुआ, उसमें से इमिग्रेशन कितने, माने लोकल माइग्रेशन से इंटरनेट अलग से एक कैटेगरी माइग्रेशन का होता है, तो अगर बढ़ता है तो नेट माइग्रेशन होगा, ठीक है। अर्जुन फियर्स ऑफ स्टेज स्पीकिंग, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन होता है। अब देखो स्टेज फियर क्या होता है? परफॉर्मेंस एंजाइटी है, मतलब आप कुछ स्टेज पे जाकर के बोल नहीं पा रहे हो, ये ग्रेजुअल एक्सपोजर थ्रू सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन से हो जाएगा ये, ठीक। सोशल रिलेशंस एक्सप्रेस्ड एज रिलेशनशिप बिटवीन थिंग्स, कमोडिटी फेटिसिज्म, तो इसको कहते हैं, कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में ये दिया है। कैपिटलिज्म, सोशल रिलेशंस बिटवीन पीपल एंड रिलेशंस बिटवीन कमोडिटीज, दिस इज कमोडिटी फेटिसिज्म इसे कहते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वच्छ भारत मिशन यहाँ मैंने लिख दिया है। ये सब क्वेश्चंस आपको फिर से मैं दिखा दूं, सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं ऑफिशियली, ठीक है ना। यहाँ पे सब कुछ है। महात्मा गांधी के बारे में अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं महात्मा गांधी के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये यहाँ पे यही चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे अभी। महात्मा गांधी ने स्टोरी ऑफ माई ट्रूथ ओरिजिनली गुजराती में लिखी है, इसको किसने ट्रांसलेट किया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसको ट्रांसलेट किसने किया है बताइए जल्दी से? महादेव देसाई ने, इनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, उन्होंने किया है। कास्ट इज डिटरमाइंड बाय बर्थ, कास्ट के बारे में एक पूरा स्टेटमेंट है, आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं। तो ये ANE ओनली इज द राइट आंसर। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में क्वेश्चन है, जस्ट ये भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। माल्थस थियरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बार बार पूछ रहा है, ठीक है। तो शार्प रिडक्शन इन बर्थ रेट एंड डेथ रेट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। पॉपुलेशन एजिंग के लिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन यही होता है, और इसमें 3 स्टेजेज होंगे, जैसे बर्थ रेट बढ़ेगा घटेगा, ये सब चीज़ें के अलग अलग स्टेज है, जैसे हेल्थ सिस्टम ठीक होता है। राधिका के बारे में उसके क्वेश्चंस हैं, आप देखोगे। रैशनलाइजेशन इज द राइट आंसर, रैशनलाइजेशन यहाँ पे एक राइट आंसर है। रैशनलाइजेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म वेयर पर्सन गिव्स लॉजिकल और सोशली एक्सेप्टेबल रीजन टू जस्टिफाई अ मिस्टेक और फेलियर, यही होता है। ये लास्ट क्वेश्चन था राधिका वाला, इसमें राधिका ने कुछ गलती की थी, डिफेंस मैकेनिज्म वो अपना रही थी,
उसने जो बना हुआ वजन था फ्रिज में रखा, भूल गया, जिससे ख़राब हो गया। ठीक है, इसे डिफेंस मैकेनिज्म रैशनलाइजेशन कहते हैं। क्या वो एक तर्क दे रही है साइंटिफिक कि भाई इसके थ्रू हम हेल्दी रह सकते हैं। तो ये आपका ख़त्म हो गया। अब आप में से जो होशियार बच्चे होंगे इसको फॉलो करेंगे, मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल या पूरी क्लास में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा, आपको ये दोनों अलग से नहीं बाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये था सरप्राइज आपके लिए। अगर आप चाहते हो तैयारी अच्छे से करो तो आपके पास बहुत सारे उपाय हैं, नहीं करना चाहते हो तो बहुत सारे बहाने हैं। थैंक यू।